हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का साउंड चैप्टर। तो शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को, लेकिन उससे पहले मोटू लाल के पास चलते हैं। आज तो मेरे मम्मी पापा और मन्नू भैया बहुत खुश होंगे। आखिरकार मैं इसरो में बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉट बन गया हूँ। कुछ ही देर में मैं स्पेस के अंदर पहुँचने वाला हूँ। अरे जो भी शब्द मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ यहाँ स्पेस में आने के बाद सुनाई क्यों नहीं दे रहे? अरे मोटू लाल ने अपना स्पेस सूट नहीं पहना, फिर तो उसे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही होगी। चलो इसको थोड़ा चिढ़ाया जाए। मोटू लाल तुम तो पागल हो, पागल खा खा के मोटे हो गए हो। अरे चीकू क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। ये स्पेस में आते ही मेरे कान क्यों खराब हो गए? मुझे कोई भी साउंड सुनाई नहीं दे रही। आखिरकार मोटू लाल को स्पेस में जाने की वजह से कोई भी साउंड क्यों नहीं सुनाई दे रही है? क्योंकि उसने क्लास 9th का ये साउंड चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा था। तो चलो पढ़ते हैं हम इस चैप्टर को। सबसे पहले व्हाट इज साउंड। देखो साउंड की हेल्प से हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं एक दूसरे से। मैं आपसे जो भी बात बोल रहा हूँ वो साउंड की हेल्प से आप तक पहुँच रही है। तो साउंड हमारी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब साउंड को कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस कर पाती हैं? कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड को प्रोड्यूस कर सकती है। साउंड विदाउट वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। तो याद रखना है, कहीं पे भी साउंड प्रोड्यूस होगी तो वहां पर वाइब्रेटिंग बॉडी जरूर प्रेजेंट होगी। बिना वाइब्रेशन के हम साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन फिर हमारे अंदर क्या ऐसी वाइब्रेटिंग बॉडी है, इसको भी समझेंगे इस चैप्टर में। जो साउंड है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि एयर मॉलिक्यूल्स के अंदर जाती है और इसी की वजह से हमें साउंड वेव्स का पैटर्न देखने को मिलता है। तो साउंड क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये किस पैटर्न में ट्रैवल करती है? इन फॉर्म ऑफ वेव्स। साउंड कैसे जाती है एक जगह से दूसरी जगह? वेव्स की फॉर्म में। कैसे? वेव्स की फॉर्म में। इसी वजह से साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? एक वेव। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? ये स्कूल में आपने देखा होगा। इसे क्या बोलते हैं? फटाफट कमेंट करके बताना। मुझे नहीं पता, फटाफट कमेंट करके आप लोग बताना। और ये है विसल। अब विसल से भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है। अब विसल का नाम तो पता है लेकिन इसका नाम नहीं पता। इसका ड्रम तो नहीं बोलते, कुछ स्पेसिफिक नाम होता है इसका। तो साउंड क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट या फिर वाइब्रेशन इन एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? साउंड किसी भी वैक्यूम के अंदर मूव नहीं कर सकती। देखो वैक्यूम कौन सी जगह होती है? जहां पर एयर प्रेजेंट नहीं होती। क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों में से किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो साउंड सिर्फ उन्हीं जगह पर ट्रैवल कर सकती है जहां पर सॉलिड, लिक्विड या गैस होता है। स्पेस के अंदर एयर ना होने के कारण वहां पर साउंड ट्रैवल नहीं करती। इस वजह से मोटू लाल और चीकू एक दूसरे से स्पेस में बात नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, जो साउंड की वेव्स होती हैं वो कैसी होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अच्छा, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड याद है ज्योग्राफी से? लॉन्ग मतलब लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग वाली जो हो गई लाइंस, और लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइंस। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। देखो लॉन्गिट्यूड ही तो है, ऐसे यूं 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 ऊपर जा रही है, तो ये कैसी वेव हो गई? लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब पढ़ते हैं कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें! मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूं। एक चीज तो हम लोगों को बिल्कुल क्लियर है, वो वाले ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट करते हैं वही साउंड को प्रोड्यूस कर पाएंगे। लेकिन ये जो वाइब्रेशन होती है, एग्जैक्टली वाइब्रेशन का मतलब क्या है? देखो कोई भी चीज़ टू एंड फ्रो मोशन करती है तो उसे हम लोग वाइब्रेट होना बोल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ध्यान देना, ये एक ट्यूनिंग फोक है।
इस ट्यूनिंग फोक को जैसे ही हमने बजाया ये आगे और पीछे की तरफ होगी। कैसे होगी? आगे और पीछे की तरफ होगी। तो मतलब ये क्या कर रही है? वाइब्रेट। जब ये वाइब्रेट करेगी तो उससे ऐसे साउंड प्रोड्यूस होगी। आई होप ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होगी। भैया ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ही साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वाइब्रेशन जो होती है उसका मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन। लेकिन भैया ये तो बताओ कि हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्या चीज़ वाइब्रेट करती है? देखो, जो ह्यूमंस हैं वो वॉइस कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं? वॉइस बॉक्स से, यहाँ से। अच्छा, यहाँ पर आप लोग हाथ रखो फटाफट और एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी आपको बोलना है जिंगलालाहू हू, जिंगलालाहू हू। देखो यहाँ पर कुछ वाइब्रेशन हुई, तो आप देखोगे कि जब यहाँ पर ये जो वाइब्रेशन हो रही है, यही वाइब्रेशंस की हेल्प से हम लोग साउंड को प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 2 कॉर्ड्स होती हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स। यही वाइब्रेट करती हैं वोकल कॉर्ड्स, और इन्हीं की वजह से जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। अच्छा, ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे साउंड प्रोड्यूस होती है। अब ये जो स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर, ये तो अलग सा दिख रहा है, लेकिन ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट है, पहले जब मैं छोटा था ना, मुझे ये सब गिटार ही लगते थे, बट हर एक इंस्ट्रूमेंट का नेम अलग अलग होता है। ठीक है, जब बर्ड्स अपने विंग्स को फ्लैप करती हैं, जब कोई चिड़िया उड़ रही होती है, वो अपने पंख को ऊपर नीचे कर रही होती है, उससे भी साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जब कोई पर्सन फ्लूट बजाता है, बांसुरी बजाता है, तो उससे भी साउंड प्रोड्यूस होती है। लेकिन साउंड ट्रैवल कैसे करती है? देखो, साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए? प्रोपगेशन, मीडियम फॉर प्रोपगेशन, मतलब साउंड को जाने के लिए जगह चाहिए। अब जगह कौन सी जगहों से जा सकती है साउंड? साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों से साउंड ट्रैवल कर सकती है। अब एक मजेदार क्वेश्चन पूछता हूं, और इस क्वेश्चन का जवाब कुछ सेलेक्टिव बच्चे ही दे पाएंगे। साउंड सबसे फास्ट किस चीज में ट्रैवल करेगी? सॉलिड में, लिक्विड में, या फिर गैस में? फटाफट कमेंट करके बताओ। ये हमने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है। सॉलिड, लिक्विड और गैस में से कौन सी चीज में से साउंड ज्यादा जल्दी ट्रैवल करेगी? अच्छा, साउंड जो है वो वैक्यूम वाली जगह पर ट्रैवल नहीं करती। आपको क्या करना है, ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर लेना है। क्या करो, एक आप बेल जार ले लो और वहाँ पर उसके अंदर अटैच कर दो एक वैक्यूम पंप को। सारी हवा वैक्यूम पंप की ले लो और अंदर रख दो एक फ़ोन को। जैसे ही आप उस फ़ोन को कॉल करोगे, उस फ़ोन के ऊपर कॉल करोगे, तो वो फ़ोन बजना चाहिए। साइलेंट मोड पे नहीं रखना फ़ोन को। साइलेंट मोड पे नहीं होगा फ़ोन तो वो रिंग करेगा। जब वो रिंग करेगा ना, तो उससे कोई भी आवाज़ प्रोड्यूस होगी ही नहीं, क्योंकि हमने सारी एयर इस बेल जार से निकाल ली है विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। तो इस एक्सपेरिमेंट से भी ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि साउंड जो है वो कहाँ पर ट्रैवल नहीं कर सकती। वहाँ उन जगहों पर ट्रैवल नहीं कर सकती जहाँ पर सॉलिड नहीं होंगे, लिक्विड नहीं होंगे और गैस नहीं होगी। इसी वजह से आउटर स्पेस के अंदर हम लोग आवाज़ नहीं सुन सकते, साउंड नहीं सुन सकते। ठीक है, वी कैन से दैट द पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम डू नॉट ट्रैवल फ्रॉम one point one another in order to propagate sound. Sound propagates because of the disturbance caused by a source of sound in the medium. देखो, सिंपल सी बात है, जैसे मेरे पास ये रिमोट है, इस रिमोट के जो भी पार्टिकल्स हैं वो उन्हीं जगहों पर रहेंगे, बट जब मैं इसको ऐसे टक टक बजाऊंगा तो वो पार्टिकल्स कहीं मूव नहीं कर रहे। उन पार्टिकल्स के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। वाई? बिकॉज आई एम डूइंग दिस, और इसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। शायद आपको सुनाई देगी। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब सबसे पहले समझते हैं वेव के बारे में। व्हाट इज अ वेव? जब भी वेव की बात करी जाती है तो आपके दिमाग में आती होंगी पानी वाली लहरें। ठीक है, बट एक्चुअली में जो वेव है ना, इसी की फॉर्म में साउंड भी ट्रैवल करती है और हमारी लाइट भी ट्रैवल करती है। बड़ी क्लास में आप लाइट को देखने वाले हो कैसे ट्रैवल करती है। देखो, जो वेव है ना वो करती क्या है, किसी भी मीडियम के अंदर। व्हाट इज मीडियम नाउ? सॉलिड, लिक्विड या गैस, ये तीनों चीज़ें मीडियम है। इनके अंदर ये वेव डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। जब ये वेव डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर जो भी पार्टिकल्स हैं इस मीडियम के, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव नहीं करेंगे, ये वेव डिस्टर्बेंस क्रिएट करके और साउंड यहाँ से प्रोड्यूस कर लेगी। तो यहाँ पर जो साउंड है इसी वजह से हम लोग इसे वेव बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा, साउंड जो है वो एयर के अंदर कैसे ट्रैवल करती है? देखो, एयर क्या है? एयर इज ऑल्सो अ मीडियम। साउंड किससे ट्रैवल करती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो एयर क्या हो गई? गैस के अंदर आ गई।
तो गैस से कैसे मूव करती है, फिर एयर से कैसे मूव करती है? सबसे पहले जब भी साउंड एयर के अंदर ट्रैवल करती है तो कुछ रीजन होते हैं हाई प्रेशर वाले और कुछ रीजन होते हैं लो प्रेशर वाले। जो हाई प्रेशर वाले रीजन होते हैं उन्हें बोला जाता है कंप्रेशन वाला रीजन, और जो लो प्रेशर वाले रीजन होते हैं उन्हें बोला जाता है रेयरफैक्शन। अब ध्यान देना, यहाँ पर बहुत ही अच्छा डायग्राम है, इसको समझ लोगे फिर तुम्हें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान दो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको बड़ा खुला खुला देखने को मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे रेयरफैक्शन। बहुत ही रेयर चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ज़्यादा नहीं देखने को मिल रही। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक साथ देखने को मिल रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कंप्रेशन वाला रीजन। इस डायग्राम को आप देख लो, ये जो एरोज हैं इन पे ध्यान दो, तब आपको पता चलेगा कि कंप्रेशन वाला रीजन मैं किसे बोल रहा हूँ और रेयरफैक्शन वाला रीजन किसे बोल रहा हूँ। तो जब भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, उससे साउंड प्रोड्यूस होगी। कब प्रोड्यूस होगी? जब कुछ रीजन कंप्रेशन वाला बनता जाएगा और कुछ रीजन रेयरफैक्शन वाला बनता जाएगा। वी कैन ऑल्सो से दैट प्रोपगेशन इज साउंड इज ऑल अबाउट द चेंज इन द प्रेशर ऑफ द मीडियम। तो यहाँ पर जो भी मीडियम है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, इसके प्रेशर के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आता है, इसी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, बट आपको ये चीज़ समझनी है कि जब भी साउंड ट्रैवल करेगी एयर के थ्रू, तो कुछ रीजन होगा कंप्रेशन वाला जो होगा हाई प्रेशर वाला रीजन, और कुछ रीजन होगा लो प्रेशर वाला जिसको बोलेंगे रेयरफैक्शन वाला रीजन। अब बात करते हैं मैकेनिकल वेव्स की। देखो, जो वेव्स होती है ना, ये भी बहुत डिफरेंट टाइप की होती हैं, लेकिन जो साउंड वेव होती हैं वो कैसी वेव होती हैं? मैकेनिकल वेव। बस आपको इतना पता होना चाहिए। अच्छा, जो साउंड वेव्स हैं ये लॉन्गिट्यूडनल भी होती है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसा ही हुई, देखा था ना हमने, यू लॉन्गिट्यूडनल वाली। ठीक है, तो यहाँ पर हमें साउंड वेव के बारे में दो चीज़ें पता है, ये मैकेनिकल वेव है और लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अभी मैंने बोला था कि लाइट भी एक टाइप की वेव की फॉर्म में ही ट्रैवल करती है, तो वो वेव का नाम होता है ट्रांसवर्स वेव। इन सारी वेव्स के बारे में आप पढ़ोगे हायर क्लासेस के अंदर। हायर क्लासेस क्या, 10th क्लास में आ जाओ अभी तुम, 2-3 महीने बाद फिर पढ़ोगे इनके बारे में, तब पता चलेगा तुम्हें। बेटा बहुत बड़ा चैप्टर है लाइट वाला, डरना मत, मैंने बनाया वीडियो, मज़ा आ जाएगा वो चैप्टर भी देख के। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि जो साउंड वेव होती है वो कैसी वेव होती है, मैकेनिकल वेव होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। बिल्कुल क्लियर। अब हम समझते हैं कि जो साउंड वेव होती है उसकी कुछ कैरेक्टराइजेशन होते हैं, उनको देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी। अरे भैया एक चीज़ बताओ, जब भी हम लोग ग्राउंड के अंदर खेलते हैं तब जब ड्रम बजता है तब ड्रम से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब पीई सर अपनी विसल बजाते हैं वो कान में चुभने लगती है। अब विसल बहुत छोटी सी होती है लेकिन फिर भी कान में चुभती है। वो जो ड्रम है उसकी आवाज़ हमारे कानों में नहीं चुभती, ऐसा क्यों? देखो, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है फ्रीक्वेंसी का और पिच का। इसके बारे में थोड़ी देर में हम समझेंगे, बट अभी बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। देखो, जो भी साउंड होती है वो ट्रैवल करती है वेव की फॉर्म में। जब ये बहुत सारी वेव्स एक साथ चिपक जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी है। देखो, यहाँ पर बहुत सारी वेव्स एक साथ हैं तो इसको बोलेंगे हाई फ्रीक्वेंसी। और जब बहुत सारी वेव्स एक साथ नहीं है, गैप है वेव्स के बीच में, तो इसको बोलेंगे लो फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या है? इज अ नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। इसको मेजर किस में करते हैं? हर्ट्ज के अंदर मेजर करते हैं, HZ। अच्छा, अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। अच्छा, एक साउंड वेव को दूसरी जगह पहुंचने में कितना समय लग रहा है? एक साउंड वेव को दूसरी जगह पहुंचने में कितना समय लग रहा है, उसे ही बोलते हैं पीरियड या फिर टाइम पीरियड। अब ध्यान देना, यहां पर ये वेव थी, इस वेव को यहां पर पहुंचने में कितना समय लग रहा है, उसे बोलेंगे हम लोग टाइम पीरियड। देखो, डायग्राम के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया हुआ है। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? देखो, जो हमारी साउंड वेव है वो कितनी ज़्यादा ऊपर तक जा रही है, मीन पोजीशन से कितना ऊंचाई तक जा रही है, तो इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एम्पलीट्यूड। ये कितनी ऊंची जा रही है, ये चीज़ मेजर कैसे होगी? एम्पलीट्यूड की हेल्प से। ऐसा ही यूनिट क्या होगा इसका? मीटर होगा। द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड। देखो, बहुत ही सुंदर डेफिनेशन है, बहुत ही शॉर्ट है। ठीक है, ऐसे ही मैं बहुत सारी डेफिनेशंस जो रखता हूँ वो 1 या 2 लाइन्स की रखता हूँ, जिससे आप लोग लर्न कर लो और एग्जाम में अच्छे से आंसर लिख दो। The amplitude of a sound wave can be defined as the maximum displacement of the particles from the mean position due to the vibrations.
ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन बट सिंपल, मतलब ये है मीन पोजीशन, मतलब ये वाली जो पोजीशन हो गई, यहाँ से कितनी ऊंची जा रही है साउंड वेव, इस चीज़ को मेजर किस तरीके से करते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड की हेल्प से। ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पलीट्यूड की मीटर। सर ये डेफिनेशन तो रट्टा मार लेंगे, ठीक है, ऐसा यूनिट भी याद कर लेंगे। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का आ गया तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, डायग्राम बना देना। तुम्हारी मैम 5 क्या 10 नंबर दे देंगी, तुम्हें बोलेंगी ये ले 5 नंबर, और क्या डायग्राम बनाया, क्या स्मार्ट बच्चा है, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन यही लगा देनी है और साथ में डायग्राम बना देना है बढ़िया सा। अब वेवलेंथ की बात करते हैं। अब वेवलेंथ के अंदर आप बोल रहे हो ये वाई उल्टा क्यों लिख दिया है। अरे भैया मुझे पता है, ये वाई उल्टा नहीं लिखा, वेवलेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्बडा से। लैम्बडा तो हमने अपनी क्लास में एक बच्चे का नाम भी रखा हुआ है। बिल्कुल सही कहा तुमने, वेवलेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्बडा से। डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और रिफ्रैक्शंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। अब देखो यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं टाइम पीरियड के बारे में। टाइम पीरियड के अंदर क्या था, ये वेव को यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लग रहा है, लेकिन वेवलेंथ क्या करते हैं हम लोग, वेवलेंथ की हेल्प से डिस्टेंस मेजर करते हैं। क्या मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। इस वाली पोजीशन से इस वाली पोजीशन की वेव तक का कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, उसे ही बोलते हैं हम लोग वेव लेंथ। लेकिन यहाँ पर टाइम पीरियड के अंदर क्या मेजर कर रहे थे हम लोग, टाइम। टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड्स में। अच्छा, डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। तो यहाँ पर डिस्टेंस हमने मेजर करा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, मीटर के अंदर। अच्छा, यहाँ पर एक जगह है जिसको बोलते हैं क्रेस्ट। क्रेस्ट किसे बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं पीक वाली जगह को, जो ये ऊंचाई है वेव की, सबसे ऊंची वाली जगह है। और ट्रफ, ट्रफ क्या बोलते हैं, जो नीचे वाली जगह है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होगी। ये 2 पॉइंट्स और समझाने थे, ये भी यहीं पर मैंने आपको समझा दिए। अब बात करते हैं पिच ऑफ द साउंड की, जो कि मोटूलाल का क्वेश्चन था कि जब स्कूल में ड्रम बजता है तो वो जो ड्रम की आवाज़ होती है ना, वो कान में नहीं चुभती, लेकिन जब पी सर अपनी विसल बजाते हैं वो कान में चुभने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है, पिच। पिच देखने को मिलती है। तो जो पिच होती है ना, वो जनरली क्या होती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। ध्यान देना, अभी हमने ऊपर पढ़ा है फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारी वेव्स एक साथ इकट्ठी हो जाती है, हाई फ्रीक्वेंसी। और जब बहुत वेव्स के अंदर गैप होता है तो उसको बोलते हैं लो फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान देना, जो ड्रम साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है वो कैसी फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं, लो फ्रीक्वेंसी वाली। यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, गैप है इन वेव्स के बीच में। और ये क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स। हाई फ्रीक्वेंसी है, चुपकी हैं। अच्छा, हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स हैं, इसी वजह से ये हमारे कान में चिपती हैं। तो अब ध्यान रखना है आपको कि लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी के बारे में। इसी चीज़ को हम लोग लो पिच और हाई पिच भी बोलते हैं। पिच किसके ऊपर डिपेंड करती है, डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। जो पिच है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। हम लोग नॉर्मल डेली जो हमारी लाइफ होती है, नॉर्मल डे लाइफ होती है, वहाँ पर हम लोग हाई पिच और लो पिच बोलते हैं। साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दोनों में सेम ही है, दोनों का मतलब बस नाम अलग अलग है। डेली अगर घर में यूज़ करना है तो पिच वर्ड यूज़ करना है, और अगर आप स्कूल में हो, टीचर ये चैप्टर समझा रहा है, तो क्या यूज़ करना है, फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज़ करना है कि हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी। अब बात करते हैं टिम्बर की। कुछ साउंड्स ऐसी होती हैं जिनकी सेम पिच होती है और सेम एम्पलीट्यूड होता है, लेकिन सुनने में डिफरेंट लगती हैं, उनको बोलते हैं हम लोग टिम्बर, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टिम्बर और क्वालिटी ऑफ साउंड। तो कुछ साउंड्स की कैसी होगी, पिच सेम होगी, एम्पलीट्यूड सेम होगा, लेकिन डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएंगे, बाय द टिम्बर और क्वालिटी ऑफ साउंड। अब टोन की बात करते हैं। अगर एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुनने को मिल रही है, तो उसे बोलेंगे टोन, ठीक है। टोन बोलते हैं उसे जहाँ पर एक सिंगल फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, अगर बहुत सारी फ्रीक्वेंसी है तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे, उस वाली साउंड को क्या बोलेंगे, नोट। जहाँ पर बहुत सारी फ्रीक्वेंसी है तो उस चीज़ को बोलते हैं नोट। और ये जो नोट होती है ना, ये काफ़ी सुनने में प्लीजेंट होती है, सुनने में काफ़ी अच्छी लगती है। अब नॉइज़ की बात करते हैं। कोई भी साउंड जो हमें सुनने में अनप्लीजेंट लगती है, अच्छी नहीं लगती, उसे नॉइज़ बोलते हैं। म्यूज़िक, म्यूज़िक क्या है, म्यूज़िक एक ऐसी साउंड है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्लीजेंट होती है और काफ़ी रिच क्वालिटी होती है। अब ध्यान देना, यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला, टोन के बारे में क्या बताया, यहाँ पर सिंगल फ्रीक्वेंसी है। नोट के अंदर क्या बताया, यहाँ पर बहुत सारी फ्रीक्वेंसी होती है। क्या आपने कभी किसी को गाना गाते हुए सुना होगा,
सुना होगा, तो वो कभी जोर से गाता है, कभी धीरे गाता है। इसकी वजह से आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि यार ये जोर से गा रहा है, अब ये धीरे गा रहा है, जोर से गा रहा है, धीरे गा रहा है। बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज क्रिएट होती हैं इस वजह से। कभी जोर से गाएगा तो फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होगी, कभी धीरे गाएगा तो डिफरेंट होगी, और वो आवाज़ सुनने में काफ़ी प्लीजेंट लगती है। हम बोलते हैं वाह कितना अच्छा म्यूजिक है। अगर सेम फ्रिक्वेंसी रहेगी, एक ही फ्रिक्वेंसी रहेगी, तो हमारे कान में वो चुभने लग जाएगी, दर्द होने लगेगा, हम बोलेंगे अरे बड़ी गंदी आवाज़ है। ठीक है, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड? देखो स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है। स्पीड ऑफ साउंड एयर के अंदर होती है 333 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? 333 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जो साउंड है वो सेम स्पीड पे ट्रैवल नहीं करती है। मतलब अगर डिफरेंट मीडियम होगा, जैसे सॉलिड हो गया तो उसके अंदर डिफरेंट स्पीड होगी, गैस हो गई उसके अंदर डिफरेंट स्पीड होगी, और हमारा लिक्विड हो गया जैसे वाटर हो गया तो उसके अंदर डिफरेंट होगी। ये स्पीड आपको बताई है एयर की। तो अगर हम अपनी स्पीड को साउंड से फास्ट कर लें तो क्या होगा? तो बनेगा सोनिक बूम। बिल्कुल सही। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग एयरक्राफ्ट बन चुके हैं जिनकी स्पीड साउंड से फास्ट होती है, मतलब 333 मीटर पर सेकेंड से फास्ट होती है, जिसकी वजह से ऐसा सोनिक बूम क्रिएट होता है। मतलब साउंड पीछे रह जाती है और ये ऑब्जेक्ट आगे चले जाता है। कुछ इसी तरीके से आपको सोनिक बूम देखने को मिलता है। आई होप इस पिक्चर से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि व्हाट इज सोनिक बूम। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड साउंड से ग्रेटर है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? सोनिक बूम प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, अब हमने ये तरीका तो निकाल लिया कि साउंड से फास्ट, लेकिन अगर हम लोग लाइट से भी फास्ट ट्रैवल करने लगे तो क्या होगा? अगर हम लाइट से फास्ट ट्रैवल करने लगे तो हम टाइम ट्रैवल कर पाएंगे। अरे भैया, आप टाइम ट्रैवल मतलब वही जो हम डोरेमोन में देखते थे, टाइम ट्रैवलर मशीन, मतलब हम पास्ट में जा पाएंगे, फ्यूचर में जा पाएंगे। अरे भैया, फिर तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल, मुझे भरोसा है यहाँ पर जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं इस वीडियो से, उनमें से कोई ना कोई तो ऐसी मशीन बना ही देगा और हमारे इंडिया का नाम रोशन ज़रूर करेगा। हम लोग ज़रूर ऐसी मशीन बना पाएंगे जिससे हम लाइट से भी फास्ट ट्रैवल कर पाए, और फिर हम लोग जब लाइट से फास्ट ट्रैवल करेंगे तो हम टाइम ट्रैवल भी कर पाएंगे। अच्छा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 108 मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड काफ़ी फास्ट है। तो यहाँ पर इसी बात से एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ क्लियर हो जाती है। जब भी बिजली कड़कती है, आपने देखा जब भी लाइटनिंग होती है, आसमान से बिजली कड़कती है, तो जो लाइट है वो हमें पहले देखने को मिलती है, उसके कुछ समय बाद, मतलब 1 या 2 सेकंड का फर्क होता है, फिर आवाज़ सुनने को मिलती है। तो इसका क्या रीज़न है आप किसी को भी बता सकते हो? बिकॉज द स्पीड ऑफ साउंड इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है और साउंड की स्पीड काफ़ी कम होती है, इसलिए साउंड बाद में सुनाई देती है जब भी बिजली कड़कती है, यानी कि थंडर आती है, और हमें जो साउंड है वो कुछ देर में सुनने को मिलती है। अच्छा, गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड की बात करते हैं, ठीक है, जो कि साउंड को एब्जॉर्ब नहीं करते। अगर आप किसी भी स्टेडियम के अंदर कुछ ऐसे गाना सुनने के लिए जाओगे तो वहां पर आप नोटिस करोगे कि कुछ इस तरीके के रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं। इनको क्यों लगाया जाता है? जिससे कि हर किसी तक ये साउंड पहुंच पाए। अच्छा, बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड क्या होते हैं? मतलब वो चीजें जो कि साउंड को रिफ्लेक्ट नहीं करते बल्कि साउंड को उल्टा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ऐसे कुछ जो ब्लैक कलर की ये चीज़ें होती है ना, ये साउंड को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। ये एक एग्जांपल के लिए हमने चीज़ ली है क्योंकि ये आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियो में देखा होगा। जिसने भी देखा है फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना और किसके वीडियो में देखा है ये भी बताना। अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की। कैसे करना है हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड? बहुत ही आसानी से करना है। देखो, सबसे पहले मेरे पास एक स्पीकर था, इससे मैंने कुछ साउंड को प्रोड्यूस करा। जैसे इससे साउंड प्रोड्यूस होगी, यहां से साउंड वेव जाएगी, सीधे साउंड वेव गई। अब क्या होगा? अब ये जो साउंड वेव है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये जो साउंड वेव गई थी इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ, इसको बोलेंगे इंसिडेंट साउंड वेव। अब जैसे ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पास ये साउंड वेव पहुंची है, टकराने के बाद क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जो साउंड वेव रिफ्लेक्ट हुई है इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। 3 चीजें हमने समझी।
एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, उसकी तरफ अगर हम साउंड वेव को भेजेंगे तो जो वेव जा रही होगी उसे इंसिडेंट साउंड वेव बोलेंगे, जो वेव रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसे रिफ्लेक्टेड साउंड वेव बोलेंगे। इनके बीच में हम लोग एक इमेजिनरी लाइन बना लेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। क्या एक इमेजिनरी लाइन बनाई इनके बिल्कुल बीच में, जिसको क्या बोल दिया नॉर्मल। जिस पॉइंट पे ये रिफ्लेक्ट हो रही है और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे जा रही है, इसके बीच में इमेजिनरी लाइन बनाई जिसको बोला नॉर्मल। अब नॉर्मल वाली लाइन से जो हमारी इंसिडेंट साउंड वेव है वहां तक जो एक एंगल है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहां पर जो नॉर्मल वाली लाइन से जो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है इस तक एक एंगल बनाएंगे उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। तो यहां पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो इंसिडेंट साउंड वेव है, जो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है और जो नॉर्मल है, ये सब एक ही प्लेन के अंदर रहते हैं। अब व्हाट इज सेम प्लेन, मतलब ये एक ही इसी जगह पर रहते हैं, इसके पीछे तो नहीं हो रही कोई रिफ्लेक्टेड साउंड वेव या नॉर्मल साउंड वेव फॉर्म, नहीं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे ही ये सारी चीजें फॉर्म हो रही है, तो इसको बोलेंगे सेम प्लेन के अंदर ये फॉर्म हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये दोनों सेम रहेंगे, दोनों एक बराबर रहेंगे। अब बात करते हैं एको की। छिपकली आई लव यू, छिपकली आई लव यू। अरे ये क्या हुआ, आखिरकार छिपकली को और कौन प्यार करता है, ये किसकी आवाज है? अरे चीकू, वो किसी और ने नहीं बोला छिपकली आई लव यू, जो तुमने बोला है वही आवाज वापस लौट कर आई है, क्योंकि तुम पहाड़ पर चढ़कर इस आवाज को जोर से बोल रहे हो, इस वजह से जो सामने वाला पहाड़ है वहां से वो आवाज टकराकर वापस आई है तुम्हारी तरफ ही। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग साइंस में एको भी बोलते हैं। जब भी रिपीट होगी साउंड रिफ्लेक्शन के कारण साउंड के, तो इस चीज को बोलेंगे हम लोग एको। ये जो एको है, हम लोग एको को सुन कब सकते हैं, जब ओरिजिनल साउंड और जो हमारी रिफ्लेक्टेड साउंड यानी कि एको है उसके बीच में 0.1 सेकंड का डिफरेंस होगा। कितना टाइम गैप होना चाहिए? 0.1 सेकंड का। तो हमें हमारी ओरिजिनल साउंड के साथ साथ एको भी सुनने को मिल जाएगी। एको कब प्रोड्यूस होती है? जब भी उसके सामने कोई हार्ड सरफेस वाली चीज होगी, जैसे कि ब्रिक वाली वॉल होगी या फिर माउंटेन होगा। अगर किसी सॉफ्ट सरफेस के आगे आप बोलोगे तो वहां पर एको प्रोड्यूस नहीं होगी। जैसे आपने किसी कर्टेन के नजदीक जाकर ये चीज बोली तो वहां पर एको प्रोड्यूस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज इट इज अ सॉफ्ट सरफेस। हमेशा हार्ड सरफेस ही क्या करते हैं, साउंड को रिफ्लेक्ट करते हैं और एको को क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं रिवर्ब की। अरे भैया, आप तो शॉर्ट फॉर्म बोल रहे हो, इसकी एक्चुअल फॉर्म तो ये है ना, रिवर्बरेशन। हाँ, रिवर्बरेशन। देखो, ये जो रिवर्बरेशन है इसे शॉर्ट में हम लोग रिवर्ब भी बोलते हैं कई बार। देखो, रिवर्ब कब प्रोड्यूस होती है? एक हॉल के अंदर एक सोर्स ऑफ साउंड है, जैसे कि एक स्पीकर या फिर आप कोई चीज बोल रहे हो और सामने खड़ा है आपका दोस्त। तो अब आपने हॉल के अंदर बोला मैं हूं पागल, मैं हूं पागल। वैसे ऐसा बोलना मत हॉल में, आपका दोस्त क्या सोचेगा। आपने जोर से बोला कि मैं हूं पागल, मैं हूं पागल, तो आपकी जो आवाज है वो क्या होगी? मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होगी, मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि यहां पर भी वॉल है हॉल के अंदर, यहां पर भी वॉल है और शायद जमीन का भी जो है एरिया वहां पर भी रिफ्लेक्ट हो। तो ये सारी जगह से रिफ्लेक्ट होके जो आपका दोस्त सामने लिसन कर रहा होगा, यानी कि जो लिसनर होगा, उस तक बहुत सारी आवाज पहुंचेगी। तो जब बहुत सारी आवाज रिफ्लेक्ट होती है तो उसी चीज को हम लोग रिवर्ब बोलते हैं। ठीक है, जब बहुत सारी आवाज एक साथ रिफ्लेक्ट होगी, रिपीट होगी, तो उसे ही हम लोग रिवर्ब बोलेंगे। अगर रिवर्ब बहुत देर तक होता है, मतलब बहुत देर तक आवाज लौट कर आती रहती है, तो इसकी वजह से लोगों को जो ओरिजिनल आवाज है उसे सुनने में प्रॉब्लम भी होगी। बार बार आवाज लौट लौट के आ रही है, तो जो अब तुम्हारा, मान लो आपने ये बोल दिया कि मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, फिर उसके बाद कोई सेंटेंस बोली कि नहीं दोस्त तू भी पागल है, तो वो आवाज़ जब तक उस तक पहुँचोगी तब तक उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि बार बार आपकी ही आवाज़ लौटती रहेगी। अच्छा, रिवर्ब वाली चीज़ को रिड्यूस कैसे करना है? कोई भी बड़ा हॉल है या फिर ऑडिटोरियम है तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, हम लोग यूज़ कर सकते हैं फाइबर बोर्ड्स का, जो कि हम वॉल्स और सीलिंग्स के ऊपर पुट कर सकते हैं, या फिर हम लोग बहुत हैवी कर्टेंस आपको पता होगा, पर्दे जो होते हैं, उन्हें डोर्स और विंडोज़ पे लगा दे, तो उसकी वजह से भी कहीं हद तक जो रिवर्ब है वो रुक सकती है।
कारपेट्स भी हम लोग अगर फ्लोर पे लगा दें कुछ इस तरीके के, तो उससे भी रिवर्ब हम लोग कहीं हद तक रोक सकते हैं। सीट्स के अंदर भी हम एक ऐसा मटेरियल यूज़ करें जो कि साउंड एब्जॉर्बिंग हो। अब साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल पता आपको सॉफ्ट होना चाहिए, तो सीट के अंदर कोई ऐसी सॉफ्ट वाली चीज़ें लगा दें, फोम वगैरह लगा दें, जिससे साउंड क्या होती रहे, एब्जॉर्ब होती रहे। अच्छा, बहुत सारी जगह पर जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होती है उसके फायदे भी होते हैं, जैसे हॉर्न्स, ट्रम्पेट, लाउड हेलर्स, मेगाफोन, इन सब के अंदर क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्रिएट होती है। जैसे यहाँ पर आपने कुछ बोला तो इसकी बहुत सारी मल्टीपल रिफ्लेक्शन से निकलेंगी और तभी हमें बहुत सारी आवाज़ सुनने को मिलेगी। अच्छा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन की हेल्प से ही जो डॉक्टर है ना वो आपकी हार्ट बीट को सुन पाता है। ये देखो, ये जो डॉक्टर अंकल है ना, इनके जो हेडफोन होते हैं, स्टेथोस्कोप बोलते हैं इसको, ये लगाते हैं पेशेंट के हार्ट पे और सारी चीज़ उसकी सुन लेते हैं। क्यों सुन पाते हैं? क्योंकि जो इनका स्टेथोस्कोप है यहाँ पर मल्टीपल, कुछ इस तरीके से मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रही होती है इसके अंदर, जिसकी वजह से ये तुम्हारे दिल की धड़कन क्लियरली सुन पाते हैं। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के एडवांटेज मैंने आपको यहाँ पर क्लियरली बता दिए। अच्छा, कॉन्सर्ट हॉल्स जनरली कवर्ड होते हैं ऐसे मटेरियल से जो कि साउंड को अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाएँ, जिससे कि ज़्यादा दूर तक लोग आवाज़ सुन पाएँ। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जगह कॉन्सर्ट होते हैं, जब कोई सिंगर गाना वगैरह गाता है तो उनके जो फैंस हैं वो दूर दूर तक बैठे होते हैं, तो दूर दूर तक फैंस तक आवाज़ जाए इसलिए जो कॉन्सर्ट हॉल्स की ऊपर से सीलिंग होती है, मतलब जो छत होती है, वो कर्व्ड रखी जाती है, जिससे कि साउंड ज़्यादा दूर तक जाए, मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्रिएट हो। साउंड जिसे ह्यूमन बींग्स सुन सकते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग ऑडिबल साउंड्स, जिन्हें हम इंसान सुन सकते हैं। अच्छा, कौन सी रेंज होती है ऑडिबल साउंड की? वो होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। याद रखना है ये चीज़ आपको, ठीक है। साउंड को मेजर किस चीज़ में करते हैं? हर्ट्ज में। इंसान कितने हर्ट्ज तक की आवाज़ों को सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की। अगर इससे ज़्यादा की आवाज़ हम सुन ले तो क्या होगा? कान के जो पर्दे हैं वो फट जाएंगे। इससे कम की तो आवाज़ हमें सुनाई देती ही नहीं है, 20 हर्ट्ज से कम की तो सुनाई देती नहीं है। साउंड जिसे ह्यूमन बीइंग्स अपने ईयर्स से नहीं सुन सकते उन्हें बोलते हैं हम लोग इनऑडिबल साउंड। बिल्कुल, 20,000 हर्ट्ज से भी अबव साउंड्स होती हैं और 20 हर्ट्ज से भी नीचे साउंड्स होती हैं। किसी भी साउंड की फ्रीक्वेंसी विच इज़ लेस देन 20 हर्ट्ज और ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, इनको हम लोग बोलते हैं इनऑडिबल साउंड, क्योंकि इन्हें इंसान नहीं सुन सकते। अच्छा, जो इनऑडिबल साउंड्स हैं इनकी भी दो कैटेगरी होती है, एक होती है इंफ्रासाउंड और दूसरी होती है अल्ट्रासाउंड। इंफ्रासाउंड बिलो 20,000 हर्ट्ज जो भी साउंड होती है उन्हें बोलते हैं इंफ्रासाउंड। अल्ट्रा बड़ा नाम है, अल्ट्रा साउंड्स कौन सी होती हैं? ओवर 20,000 हर्ट्ज। अच्छा, एक बार मैं आपको असलियत में बताता हूँ। जब मैं छोटा था, मैं बस के अंदर ट्रैवल कर रहा था और एक अंकल के कान में ऐसे ही एक डिवाइस लगा हुआ था। मैंने उन अंकल को बोला, अंकल ये बताओ आप कौन सा गाना सुन रहे हो? तो उन अंकल ने बिना उस हेडफोन को निकाले मुझे बोला कि बेटा ये कोई गाने सुनने का डिवाइस नहीं है, ये एक हियरिंग मशीन है। मुझे ज़्यादा आवाज़ें नहीं सुनाई देती, मैं ज़्यादा आवाज़ें अच्छे से नहीं सुन सकता, इसलिए मैं ऐसी हियरिंग एड का इस्तेमाल करता हूँ। तो जो लोग ये जो नॉर्मल साउंड की रेंज है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की रेंज है, इसको प्रॉपर्ली नहीं सुन पाते, वो क्या यूज़ करते हैं? एक हियरिंग एड का इस्तेमाल करते हैं जो कि उनकी सुनने में मदद करती है। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर आपको आई होप ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी। अच्छा, अब बात करते हैं अल्ट्रासाउंड की और इंफ्रासाउंड की, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो, जो अल्ट्रासाउंड है ना, ये बहुत सारी जगह इस्तेमाल होता है। जैसे कि कोई भी मेटल के ब्लॉक हो गए, उनके अंदर क्रैक्स वगैरह हैं, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड्स को। इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज टू क्लीन हार्ड टू रीच पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई हार्ड टू रीच पार्ट है, मतलब ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोग नहीं पहुँच सकते, उन जगहों को क्लीन करने के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड्स का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सच एज स्पायरल ट्यूब, ऑड शेप्ड मशीन्स। अच्छा, ठीक है। और इसी की हेल्प से, अल्ट्रासाउंड्स की हेल्प से, हम लोग एक मशीन होती है अल्ट्रासाउंड वाली, उससे ह्यूमन बॉडी के अंदर लिवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, यूट्रस, हार्ट, इन सब के पार्ट्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये वर्क कैसे करती है मशीन? देखो, ऐसा आपने देखा होगा कि एक डॉक्टर होता है। ये डॉक्टर क्या करता है? ये डॉक्टर साहब जो हैं
सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी की, इसको अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं नॉर्मली हम लोग। तो यहाँ पर क्या करता है, फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक की जो है इकोकार्डियोग्राफी। ठीक है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पर डॉक्टर क्या करता है, ये आंटी जी हैं, आंटी जी के पेट को चेक करना है डॉक्टर को। तो यहाँ पर ये मशीन है जो कि अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करती है, इसको आंटी जी के पेट पे लगाएगा डॉक्टर और इससे अल्ट्रासाउंड्स प्रोड्यूस होंगी। जो अल्ट्रासाउंड्स है वो आंटी जी के पेट में जाएंगी और वापस रिफ्लेक्ट बैक होकर आएंगी। जब ये रिफ्लेक्ट बैक होकर आएंगी ना मशीन के अंदर, तो मशीन जो है देखो कंप्यूटर से कनेक्टेड है और अपने आप कंप्यूटर के अंदर इनके ऑर्गन्स की इमेज बनती जाएगी। सर कैसे बनती है, बड़े होकर अगर इंजीनियर बने तो ज़रूर सीख जाओगे ये चीज़। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है इकोकार्डियोग्राफी। हार्ट बीट को भी डिटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जो हार्ट है उसकी इमेजेस लेने के लिए भी इकोकार्डियोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर यही अल्ट्रासाउंड्स काम आती हैं। अच्छा देखो, आप सबने टाइटैनिक मूवी देखी है क्या? अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, मैंने देखी है टाइटैनिक। मुझे पता है, जब वो शिप जा रही थी पानी के अंदर, अचानक एक बर्फ के बड़े से आइसबर्ग से, यानी कि बर्फ के बड़े से टुकड़े से टकराती है और वो शिप खराब होकर टूटकर गिर जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि उस शिप के क्रैश होने से हम उसे बचा सकते थे अगर उस शिप के अंदर प्रॉपरली सोनार सिस्टम इंस्टॉल होता। व्हाट इज सोनार सिस्टम? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। देखो सोनार सिस्टम के अंदर क्या होता है, कुछ साउंड वेव को, मतलब कि जो अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं उनको भेजा जाता है और नीचे समुद्र के क्या चीज़ है या फिर आसपास क्या चीज़ है उसे डिटेक्ट कर लिया जाता है। सर कैसे होता है ये पूरा काम बताओ। तो यहाँ पर मैंने क्या लगाया है, यहाँ पर मैंने डिटेक्टर और ट्रांसमीटर लगा दी। ठीक है, ये सोनार सिस्टम की दो मशीन्स हैं। इनसे क्या होंगी, अल्ट्रासाउंड्स प्रोड्यूस होंगी। क्या प्रोड्यूस होंगी? अल्ट्रासाउंड्स प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, अब ये जो अल्ट्रासाउंड सेंड करी हैं इन ट्रांसमीटर और रिसीवर ने, ये क्या होगी, अल्ट्रासाउंड जाएगी नीचे जाएगी। अब मान लो ये जगह है, ये मान लो कोई पत्थर वगैरह पानी के अंदर, उससे टकराएंगी और वापस आ जाएंगी। अब ध्यान देना, जो बाकी की अल्ट्रासाउंड्स है वो यहाँ से साइड से निकल जाएंगी। जो टकरा कर वापस गई है ना, वो क्या होगा, इस सिस्टम के अंदर जो अल्ट्रासाउंड, यहाँ पर सोनार वाला सिस्टम है, ये अल्ट्रासाउंड वाली साउंड वेव्स वापस जाएंगी सोनार सिस्टम के अंदर और यहाँ पर इसको सिग्नल दे देंगी कि नीचे कोई पत्थर वगैरह है तो थोड़ा शिप को संभाल कर चलाना, या सामने कोई पत्थर वगैरह है उससे थोड़ा शिप को संभाल कर चलाना। अब ध्यान देना, ये जो सोनार वाला सिस्टम है ना, अगर हम इसे शिप के ऊपर लगा देंगे तो यहाँ पर जो भी आसपास शिप की चीज़ें हैं यहीं से साउंड वेव्स बार बार आ जाएंगी टकरा कर। तो इसे ज़रूरी है कि हम लोग कहाँ पर लगाएं, नीचे की तरफ लगाएं शिप के अंदर, जिससे कि आसपास जो भी नीचे की चीज़ें हैं, पत्थर वगैरह, आइसबर्ग वगैरह, उसे डिटेक्ट कर पाए। तो देखो जो सोनार सिस्टम है उसी से पता चल जाता है कि ये हमारी हेल्प करता है कि आसपास कोई पत्थर वगैरह है उसको डिटेक्ट करने में, और ये शिप्स वगैरह के अंदर या फिर बोट वगैरह के अंदर आजकल इंस्टॉल हो रखा होता है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, कुछ इसी तरीके से जो बैट्स हैं वो भी अपना काम करते हैं। अब एक बैट है, एक चमगादड़ है, ये उड़ रहा है चमगादड़। ठीक है, अब चमगादड़ क्या होता है, आपने जनरली सुना होगा कि रात के समय अंधेरे के अंदर ही निकलते हैं। अब चमगादड़ अंधेरे के अंदर निकल रहा है, अंधेरे के अंदर बेचारे चमगादड़ को तो दिखेगा नहीं, बट चमगादड़ के पास होती है स्पेशल पावर, बैट के पास होती है स्पेशल पावर। वो क्या करता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स यानी कि अल्ट्रासाउंड्स को प्रोड्यूस करता है। अब अल्ट्रासाउंड्स को वो प्रोड्यूस कर दिया, मान लो ये अल्ट्रासाउंड उसने निकाली, बैट ने ये येलो कलर की अल्ट्रासाउंड निकाली। फॉर एग्जांपल ये अल्ट्रासाउंड यहाँ पर चली गई, बाकी अल्ट्रासाउंड यहाँ पर चली गई, यहाँ पर चली गई, यहाँ पर चली गई। तो ये जो अल्ट्रासाउंड यहाँ बीच में इस पे टकराई है, ये वापस लौट कर जाएगी बैट के पास, और बैट के पास जब जाएगी तो वो अपने पास से डिटेक्ट कर लेगा कि भाई सामने कोई ना कोई चीज़ सॉलिड है, यहाँ से जाना नहीं है, मुझे यहाँ से जाना है, क्योंकि यहाँ की अल्ट्रासाउंड लौट कर नहीं आए। तो देखो बिल्कुल ऐसा ही करता है बैट, और इसी तरीके से बैट अपने खाने पीने की चीज़ें भी खाता है। ये बैट देखो उड़ रहा है मज़े से। जब ये उड़ रहा है ना तो रास्ते में इसको एक मक्खी दिख गई, अल्ट्रासाउंड्स इसने भेजी। जब अल्ट्रासाउंड भेजी तो इधर आसपास से निकल गई होंगी अल्ट्रासाउंड्स, ठीक है, लेकिन जो सामने मक्खी थी ना, इससे निकलकर वापस बैट ने सुन ली और देख लिया कि ये तो मक्खी है छोटे से साइज की, इसे खा जाओ। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं ह्यूमंस की, हम चीज़ों को कैसे सुनते हैं।
देखो सबसे पहले ह्यूमन ईयर के बारे में समझने से पहले बहुत ही सिंपली हम समझते हैं, जो ह्यूमन ईयर है उसका एक आउटर पार्ट होता है, एक बीच वाला पार्ट होता है जिसे बोलते हैं मिडल, और एक अंदर वाला पार्ट होता है जिसे बोलते हैं इनर। ठीक है, जो हमारा ईयर है वो एक फनल जैसी शेप का होता है। देखो बाहर से जो हमारा कान है ना वो कैसा दिखता है, एक फनल जैसा दिखता है। देखो ये जो हमारा ईयर है इट लुक्स लाइक अ फनल। ठीक है, अब जो हमारा आउटर ईयर है इसको बोलते हैं पीना। अब यहाँ पर ये कलेक्ट करता है साउंड फ्रॉम सराउंडिंग्स, आसपास की सारी आवाज़ों को कलेक्ट करता है और पास करता है ऑडिटरी कैनाल से। ये दिख रहा है आपको रास्ता, इससे पास करता है अंदर की तरफ। अंदर क्या है हमारा इनर ईयर। अब इनर ईयर के अंदर देखो सबसे पहले ईयर ड्रम है जिसको कान का पर्दा भी बोलते हैं। अच्छा किस किस के यहाँ पर ईयर ड्रम को कान का पर्दा बोलते हैं फटाफट बताना। अब जब इनर ईयर के अंदर ये साउंड जाती है तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारे इनर ईयर को कोचेला भी बोलते हैं। यहाँ पर ईयर ड्रम के अंदर लिक्विड सब्सटेंस होता है जो कि वाइब्रेशंस एंटर करती हैं। ठीक है, इट कंटेन्स अ लिक्विड सब्सटेंस एंड द वाइब्रेशन दैट एंटर्स द इनर ईयर मूव थ्रू दिस लिक्विड। सारी जो भी वाइब्रेशंस है वो इस लिक्विड से मूव करती हैं और यहीं पर जो हमारा ब्रेन है वहाँ तक डिटेक्शन जाती है और एक साउंड प्रोड्यूस होती है। एक बार अच्छे से समझते हैं। देखो सबसे पहले जो साउंड वेव है वो क्या हुई, साउंड वेव हमारे आउटर ईयर से अंदर आई, आउटर ईयर से अंदर आई। आउटर ईयर से कहाँ पर गई, जो हमारा ऑडिटरी कैनाल था यहाँ पर, ऑडिटरी कैनाल से कहाँ पर गई, इनर ईयर। ठीक है, अब इनर ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कोचेला। अब कोचेला के अंदर क्या होते हैं, ईयर ड्रम होता है जो कि वाइब्रेट करेगा। ईयर ड्रम के पास में एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जो कि वाइब्रेशंस जो भी आई हैं उनको क्या करता है, उनको ईयर ड्रम्स के अंदर जो भी हमारी साउंड आई है वो वाइब्रेशंस को कन्वर्ट करता है इस फॉर्म में कि ब्रेन उसको अंडरस्टैंड कर पाए। देखो पीना, ईयर कैनाल, ईयर ड्रम, हैमर, एविल, स्टिरअप, ओवल विडो, कोशेला, ऑडिटरी नर्व और ब्रेन। इस तरीके से हमारे ब्रेन के अंदर पूरी ऑडियो का सिग्नल जाता है। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने के लिए नहीं है, बड़ी क्लास में आप समझोगे, बस आपको लर्न करना है कि कैसे साउंड वेव हमारे कान से हमारे ब्रेन तक पहुंचती है और हमारा ब्रेन उसे अंडरस्टैंड करता है। अच्छा, ह्यूमन बींग्स कितनी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ को सुन सकते हैं, फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना। इस चैप्टर के अगर आपको नोट्स, सैम्पल पेपर या शाउट आउट चाहिए तो क्या करना है आपको, बहुत ही सिंपल है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन का बटन है उस पर क्लिक करके मेंबर बनना है। देखो बुक के अंदर देखोगे तो चैप्टर बहुत बड़ा है। यहाँ पर मैंने 1-1 लाइन की डेफिनेशंस दे रखी हैं, डायग्राम दे रखे हैं। जिन डायग्राम्स को आप ड्रॉ कर दोगे, जैसे एम्पलीट्यूड है, अब एम्पलीट्यूड को अगर आप बुक के अंदर देखोगे बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशंस हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको मैंने डेफिनेशन बहुत छोटी दिया और डायग्राम दे दिया। अब इस डायग्राम को आप ड्रॉ कर दोगे, मान लो 5 नंबर का भी क्वेश्चन आया तो मैम खुश होकर पूरे 5 के 5 नंबर ज़रूर देंगी और बड़ी खुश हो जाएंगी कि वाह बच्चे ने डायग्राम भी बना दिया। तो मैंने उस हिसाब से आपको ज़्यादा दिया है कि लिखना कम पड़े और बस थोड़े बहुत डायग्राम वगैरह आप रिवाइज कर लोगे, रिकॉल कर लोगे और उसी से आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो इस हिसाब से नोट्स डिज़ाइन है। ये देखो 1-1 लाइन में डेफिनेशंस दी हैं। ये सारी चीज़ आपको बुक में नहीं मिलेंगी, इन नोट्स में मिलेंगी। तो ये नोट्स कैसे मिलेंगे, अगर आप मेंबर बनोगे तभी मिलेंगे। साथ ही में अब आप 9th में हो, आपको पता है बड़ी क्लास है, क्वेश्चन आंसर्स बुक के पीछे से नहीं आते, चैप्टर के बीच से आते हैं। वो कैसे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो मिलेंगे आपको सैम्पल पेपर में, जो कि मैंने चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर के नाम से एक फोल्डर है वहाँ पर है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि नोट्स हमें मिलेंगे कहाँ। आप जैसे ही मेंबर बनोगे कम्युनिटी टैब में जाओगे, आपको लिंक मिल जाएगा नोट्स का। आपको कुछ भी नहीं करना, बस कम्युनिटी टैब पे क्लिक करना है, सारे नोट्स मिल जाएंगे क्लास 9th पे क्लिक करते ही। ठीक है, तो यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि तुम लोग कभी भी लाइक नहीं करते हो वीडियो को, और फटाफट मेंबर बन जाओ। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है तुम्हारे लिए। बाय बाय, टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।